यहाँ से इसका जो है डिटर्मिनेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं थोड़ा कंफ्यूजन वाली हैं, कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो जाए। पहली चीज तो जो एज एज में जो सबसे कॉमन चीज है वो डेंटल इरप्शन है, जिससे हम एज का डिटर्मिनेशन करते हैं, और बहुत आसान भी है डेंटल इरप्शन। इसके बाद जो है एपिफाइशियल यूनियन, जो लॉन्ग बोन्स का जो ग्रोथ प्लेट होता है, जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस दोनों जब यूनियन करती हैं, मिलती हैं, तो उससे भी एज का, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, अगर सबके एपिफाइशियल यूनियन हो चुका है, यानी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है सब यूनाइट हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एज होगी वो मोर देन 25 ईयर्स की होती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है एज के डिटर्मिनेशन के लिए। फिर प्यूबिक सिम्फाइशियल मार्कोलॉजी, प्यूबिक सिम्फाइसिस सिंगल बेस्ट बोन हो जाती है आफ्टर थर्ड टू फिफ्थ डिकेड में, अगर किसी की एज जाननी हो और सिंगल बेस्ट बोन कोई पूछे तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। क्रेनियल सूचर क्लोजर 32 ईयर्स के बाद रिलायबल हो जाता है। क्रेनियल सूचर का जो क्लोजर होता है, सबसे पहला जो होता है वो सजाइटल सूचर क्लोज होता है, और सबसे लास्ट में लैम्डाइड सूचर क्लोज होता है। फिर मैंडिबुलर एंड सैक्रल चेंजेस, जो मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल में जो चेंजेस आते हैं, और सैक्रम में, सैक्रम जो होते हैं टोटल 5 बोन्स होते हैं वो यूनाइट हो जाती हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो पांचों बोन होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उससे भी एज का एस्टिमेशन हो जाता है रफली। और कुछ एक्स्ट्रा है लाइक मिसलेनियस टॉपिक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और एज रिलेटेड डीजेनरेटिव कंडीशन लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर है या कार्नियल ओपेसिटी है, ये जो चीजें हैं ये मिसलेनियस में आती है। ठीक है, तो पहली चीज जो है डेंटल इरप्शन ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय डेंटिशन, डेंटिशन से चेक करेंगे कि किस तरीके से हम एज को डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। तो दांत को बनने के लिए क्या चीज चाहिए, अगर टीथ को इरप्शन लेना है, टीथ इरप्ट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए। तो दांत जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अल्वियोलर कैविटीज उनको बोलते हैं। जो ये जो अल्वियोलर कैविटीज होती हैं, जो कैविटी इन्हीं के अंदर जो होता है, जो टीथ होते हैं वो बनते हैं। अल्वियोलर कैविटीज के अंदर टीथ बनते हैं, और ये जो अल्वियोलर कैविटीज होती है ये अराउंड 3 to 4 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 3 to 4 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ ये बन के तैयार हो जाती है या बनती है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ। 3rd to 4th मंथ में अल्वियोलर कैविटीज बनती है। इन्हीं के अंदर जो है दांत जो है वो, दांतों का इरप्शन होता है, दांत उगते हैं अगर कहा जाए तो इन्हीं अल्वियोलर कैविटीज के अंदर दांत उगते हैं। तो ये जो अल्वियोलर कैविटीज है इट कंटेन्स टीथ, और ये जो कब फॉर्मेशन इसका होता है अराउंड 3rd to 4th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब दांतों में कितने पार्ट होते हैं, जैसे एक दांत है उसके कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। 3 पार्ट्स होते नेक। हैं। हाँ, रूट, नेक एंड क्राउन, ये 3 पार्ट होते हैं, है ना। रूट जो होती है, जो बोनी कैविटी के अंदर, जो बोनी कैविटी के अंदर होते हैं, और जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जहां से ऊपर की तरफ वो निकलना शुरू हो जाता है, गम के ऊपर वाला जस्ट जो पार्ट होता है वो हो जाता है नेक। और जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं क्राउन। अब जो अपर मोस्ट पार्ट है क्राउन है, उसी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा जो होता है वो इनेमल होता है, इनेमल। उसके नीचे होता है डेंटिन, और जो ये पल्प कैविटी होती है, जो ये पल्प कैविटी होती है इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो रन करती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स है और नर्व्स हैं। तो अगर कहा जाए कि जैसे कहा जाए तो दांतों में हिस नहीं होती, सेंसेशन नहीं होते, होते हैं। जो ये कैविटी होती है पल्प वाली, यहाँ पे सेंसेशन होते हैं। अपर पार्ट जो डेंटाइन और इनेमल वाला है वहां पे सेंसेशन नहीं होते हैं। 3 पार्ट हो गए। अब जो एज ऑफ इरप्शन है टीथ का, ये किन पे डिपेंड करता है, जो एज है इरप्शन की टीथ की, दांतों की, वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। नंबर एक तो हेरिडिटी पे डिपेंड कर रही, हेरिडिटी पे। इसके अलावा जो सराउंडिंग की कंडीशन है, इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं, एंड न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है तो उनके में डेंटिशन जो है वो डिलेड होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन फैक्टर्स, कुछ इंडोक्राइन फैक्टर्स हैं जो भी डेंटिशन पे इफेक्ट डालते हैं। अब जैसे माल नरिश्ड चिल्ड्रन है, या जिसको हम कहते हैं अंडर नरिश्ड, है ना, माल नरिश्ड चिल्ड्रन, स्पेशली क्या, रिकेट्स,
रिकेट्स की कंडीशन है किसी चाइल्ड में, या हाइपोथायराइड का पेशेंट है, वो बच्चा जो है वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है, ऐसी कंडीशन में जो डेंटिशन होता है वो डिलेड होता है। डेंटिशन क्या होगा? डिलेड होगा। जो नॉर्मल एज है इरप्शन की दांतों के, उससे वो कहीं बाद में जाके दांतों का इरप्शन शुरू होता है। तो ये डिलेड कंडीशन जो है दो जगह खास तौर से पाई जाती है। रिकेट्स, रिकेट्स की जगह हो सकता है आपको रिकेट्स की जगह माल नरिश्ड लिख के भी आ जाए, माल नरिश्ड लिख के आ जाए रिकेट्स की जगह, तो भी वही सेम बात है। इसके अलावा हाइपोथायराइड का केस है, तो यहाँ पे जो डेंटिशन जो होगा वो डिलेड होगा। और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डेंटिशन जो होता है अर्लियर होता है, या इवन कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है कुछ दांत जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें अर्ली डेंटिशन पाया जाता है? सिफिलिस। हाँ, अर्ली डेंटिशन जो है वो सिफिलिस में पाया जाता है। और इसी में जो अर्ली डेंटिशन है, इसी में एक टर्म जो दांतों का दिया जाता है हचिंसन टीथ, वो भी कंजेनाइटल सिफिलिस में ही पाई जाती है। ठीक, तो वो कंजेनाइटल सिफिलिस का पार्ट है। बहरहाल सिफिलिस में अर्ली डेंटिशन पाया जाता है, इवन बर्थ पे भी कुछ दांत पाए जाते हैं सिफिलिस की कंडीशन में। ठीक, अब दो तरीके के सेट होते हैं दांतों के, सबको पता है, जो हमारी जो पूरा एक एज ग्रुप है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दो तरीके के दांत जो है वो पाए जाते हैं हर किसी की लाइफ में। वो कौन कौन से सेट हैं? जो दो तरीके के दो सेट हैं प्राइमरी दांतों के। प्राइमरी परमानेंट टेम्परेरी है प्राइमरी। हाँ, ठीक है। जो एक तो हो जाएगा आपका प्राइमरी, जिसको आप कहते हैं, इसी को टेम्परेरी भी कहते हैं। डेसिडुअस टीथ भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी है, टेम्परेरी है, डेसिडुअस एंड मिल्क टीथ, ये जो है ये प्राइमरी है। सेकंड जो आता है वो परमानेंट टीथ। ये दो सेट होते हैं हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, दो सेट होते हैं टीथ की। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से टेम्परेरी टीथ शुरू करते हैं। टेम्परेरी टीथ टोटल कितने होते हैं? 20। ठीक है, 20 इन नंबर। इनका नंबर कितना होता है? 20 होता है, जिसमें से 4 इंसीजर्स होते हैं, 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइंस एंड 4 मोलर्स। ये ना अपर और लोअर जा में इसी तरीके से होते हैं ना, 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइंस एंड 4 मोलर्स इन ईच जा, मतलब अपर और लोअर जा में 10-10 का सेट होता है। टोटल 20 नंबर होते हैं टेम्परेरी टीथ के। अब इनका जो इरप्शन होता है, दांतों का जो इरप्शन होता है वो कब कब होता है? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी इसमें जो टीथ हैं सब के सब जो अपर जा में पहले इरप्ट होते हैं, सब के सब अपर जा में पहले इरप्ट होता है। एक्सेप्शन एक है लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये वाला जो पार्ट है लोअर सेंट्रल इंसीजर, इसको छोड़ के बाकी तमाम जो टीथ हैं वो अपर जा में पहले इरप्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो लोअर जा में पहले इरप्ट करता है। ठीक है, अब इनकी अलग अलग टाइमिंग दी हुई है, अलग अलग एज ये कौन सा कब इरप्ट करेगा। तो लोअर सेंट्रल इंसीजर जो है, लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये कब इरप्शन होता है इसका? 6 मंथ। 6 मंथ। देखिए, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट नहीं, जो बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ये सब पूरा क्या बायोलॉजिकल फिनोमिना, तो यहाँ पे कभी कोई चीज फिक्स नहीं होती, वेरिएशन एक रूल है। जितने भी बायोलॉजिकल फिनोमिना है, नेचुरली अकरिंग चीज जो भी है, उसमें वेरिएशन क्या है? एक रूल है। तो हम कोई एक फिक्स डेट नहीं दे सकते कि हाँ 6 महीने पे या 6 महीने पे हर किसी का दांत निकले, तो इसलिए एक वो लेके चलते हैं हम लोग, रफली एक आइडिया लेके चलते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप दें कि इतने से इतने गैप के दौरान ये जो है दांत निकलेगा। तो 6 to 8 मंथ को ज्यादा याद रखें। टू बी मोर प्रिसाइज अगर हम कहें तो इन दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज क्या निकलेगा? बीच की एक अलग से नंबर आ जाएगी 7 मंथ। अगर 6 to 8 मंथ नहीं आया तो 7 मंथ, वैसे 6 to 8 मंथ सही है, 6 to 8 मंथ सही है। लोअर सेंट्रल इंसीजर जो है सबसे पहले निकलता है 6 to 8 मंथ में, इसके बाद फौरन अपर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर 7 to 9 मंथ में, 7 to 9 मंथ में। इसके अलावा जो लेटरल इंसीजर होता है, अपर लेटरल इंसीजर, वो भी अराउंड इसी एज में, यानी 7 to 9 मंथ में
इसका भी इरप्शन हो जाता है, इसका भी इरप्शन ऑलमोस्ट हो जाता है अपर लेटरल इंसीजर का। इसके बाद जो है लोअर लेटरल इंसीजर निकलता है। लोअर लेटरल इंसीजर ये कब निकलेगा? 10 to 12 मंथ, 10 to 12 मंथ। हाँ, इसके बाद फर्स्ट मोलर, ये वाले हैं फर्स्ट मोलर। इसका एज ग्रुप कब है? फर्स्ट मोलर जो है 12 to 14 मंथ से, 12 to 14 मंथ से फर्स्ट मोलर निकलता है। इसके बाद कैनाइंस निकलना शुरू होते हैं, कैनाइंस 17 to 18 मंथ से। एंड लास्ट में जो है सेकेंड मोलर निकलता है। कौन सा? सेकेंड मोलर सबसे लास्ट में जो है डेसिडुअस टीथ में या प्राइमरी टीथ में सबसे लास्ट में निकलता है 20 to 30 मंथ में। या इसको यूं कह लीजिए कि 2 to 2.5 ईयर्स, 2 से 2.5 साल के बीच में सबसे लास्ट जो डेसिडुअस या टेम्परेरी टीथ जो निकलता है वो सेकंड मोलर है 20 to 30 मंथ में। तो एक चीज, इतने सारे नहीं याद हो पाएगा किसी को, मुश्किल है याद करना। तो कम से कम जो पहला और आखिरी है ये हमेशा याद होना चाहिए, पहला और आखिरी। तो पहला कौन सा दांत प्राइमरी टीथ कौन सा इरप्ट करता है, कौन सा निकलता है? लोअर सेंट्रल इंसीजर। लोअर सेंट्रल इंसीजर 6 to 8 मंथ पे। 6 to 8 मंथ ना याद हो 7 मंथ भी याद कर लीजिएगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, 6 to 8 मंथ है लोअर सेंट्रल इंसीजर, और सबसे लास्ट में सेकंड मोलर निकलता है 20 to 30 मंथ पे। इतना हमें याद होना चाहिए। एक जनरल रूल है कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक्सेप्ट यही लोअर सेंट्रल इंसीजर को आप हटा दीजिए, तो बाकी जो है जो अपर जा में पहले निकलते हैं, लोअर जा में थोड़ा सा बाद में निकलते हैं। ये एक जनरल रूल है। बाकी हमने बात कर ली माल नरिश चिल्ड्रन में, और उसमें जो है डिलेड डेंटिशन होता है, और सिफिलिस में अर्ली डेंटिशन होता है। ये तो हो गई टेम्परेरी टीथ की बात, टेम्परेरी टीथ हो गए। अब परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32 32 होते हैं टोटल, 32 नंबर्स होते हैं। लेकिन याद रखिए ये 32 जो है, अभी हो सकता है इतने सारे लोग ज्वाइन है, सबको रेयर किसी एक दो कोई 32 के सेट हुए होंगे। सबसे ज्यादा होते हैं अभी 28। विजडम टीथ जो है वो सबसे लेट निकलते हैं, अराउंड 25-28 ईयर्स तक भी विजडम टीथ नहीं निकल पाते हैं। बहुत लोगों में निकलते ही नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं निकलते जो विजडम टीथ है। तो बहरहाल जो सेट है परमानेंट टीथ का वो टोटल 32 होता है, ये याद रखना है हमें। टोटल जो होता है वो 32 होता है। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला अगर कोई पूछे अपर और लोअर जाकर किस तरीके से होता है, तो एक जो फार्मूला है, एक तो हम लोग जो याद करते हैं सबसे कॉमन 2-1-2-3 वाला, 2-1-2-3। इसके अलावा अभी और दूसरे फार्मूले हैं जिनको हम देखेंगे कौन सा किस ईयर में इरप्ट करता है। ये सिंपल सा फार्मूला है 2-1-2-3 का, अपर और लोअर जा में इसी तरीके से होता है। इसको आप ऐड कर देंगे, टोटल आपको 32 मिल जाएगा। इसमें दो तरीके के ये इनका जिक्र होता है, सुपर एडेड परमानेंट टीथ एंड सक्सेशनल परमानेंट टीथ। सुपर एडेड परमानेंट टीथ किसको कहते हैं? ये वो टीथ होते हैं। हाँ जी बताइए। विजडम सुपर एडेड परमानेंट टीथ ये विजडम टीथ नहीं है, बल्कि देखिए जो डेसिडुअस टीथ थे प्राइमरी टीथ वो कितने थे? टोटल 20 थे उनके नंबर। यहाँ पे हमको 32 तक को इरप्ट कराना है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ नए आएंगे ना। जो कुछ नए आएंगे जो पहले वाले की जगह पे इरप्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जगह खुद बना के इरप्ट करेंगे। तो ऐसे समझिए कि वो जो पहले वाले दांत जो गिरेंगे उनकी जगह पे नहीं आएंगे, बल्कि ये अपनी जगह खुद बनाएंगे। तो ये वाले दांत जो होते हैं इनका कोई डेसिडुअस, जिसको हम कहते हैं प्रीडिसेजर, सक्सेशनल, इनको नहीं, सॉरी, ये सुपर एडेड होते हैं, इनका कोई पहले से प्रीडेसेर नहीं होता है। प्रीडिसेजर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टोटली एकदम न्यू टीथ होते हैं जो इरप्ट करते हैं। जो आपके पास 20 टीथ थे पहले से प्राइमरी टीथ, उनकी जगह पे ये इरप्ट नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नए दांत होते हैं जो इरप्ट करते हैं। तो जितने भी परमानेंट मोलर्स होते हैं, जितने भी परमानेंट मोलर्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, सुपर एडेड परमानेंट टीथ की कैटेगरी में आते हैं जो परमानेंट मोलर्स हैं। अब टोटल अगर बात करें परमानेंट मोलर्स कितने हो जाएंगे?
6 अपर जा में 6 लोअर जा में, टोटल 12। यही जो 12 है 20 में आप 12 जोड़ दीजिए, तो अब ये हो गए 32 ना। तो ये जो परमानेंट मोलर्स होते हैं ये सुपर एडेड परमानेंट, ये किसी की जगह पे नहीं आते बल्कि अपनी जगह खुद बना के निकलते हैं, तो इनको कहा जाता है सुपर एडेड परमानेंट। दूसरे हैं जो सक्सेजनल। अब अगर सुपर एडेड परमानेंट आपको समझ में आ गई तो फिर ये सक्सेजनल परमानेंट, इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब ये जो बचे हुए हैं ये किसी न किसी की जगह पे ये निकलेंगे, इरप्ट करेंगे। These teeth erupt in place of deciduous teeth. जो डेसिडुअस टीथ है उनकी जगह पे ये वाले दांत जो है सक्सेजनल परमानेंट टीथ हैं, ये इरप्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया ना, समझ में आ गई ये दोनों चीज। जी सर, फिर से एक मरतबा बतला दीजिए। जो सुपर एडेड परमानेंट टीथ हैं, सुपर एडेड, ये पहली वाली लाइन आप देखिए, सुपर एडेड परमानेंट टीथ मतलब ये देखिए एडेड लगा हुआ है यानी जुड़ रहे हैं पहले से, ये किसी की जगह पे ये नहीं निकलेंगे कहीं ऐसा। बाकी जो हमने बात की जो प्राइमरी टीथ थे हमारे कितने थे 20 नंबर से, बाकी जो परमानेंट टीथ हमारे कितने हो रहे हैं 32 हो रहे हैं। तो ये जो 12 आएंगे ये एक्स्ट्रा है ना, ये कोई नई जगह बना के निकलेंगे, इन 20 की जगह पे ये नहीं निकलते। आपने देखा होगा जनरल कॉमन सेंस में है कि हमारे जो दूध के दांत जो होते हैं वो कुछ एज के बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं, 6 ईयर के बाद से वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा दांत जरूर निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी दांत हैं जो अपनी अलग से जगह बना के अपनी कैविटी खुद बना के निकलते हैं। तो वो जो दांत होते हैं जो अलग से निकलते हैं, यही परमानेंट मोलर जो टोटल 12 इन नंबर्स होते हैं अपर और लोअर जॉ में, इनको कहा जाता है सुपर एडेड परमानेंट टीथ। बाकी जो दांत है वो पहले से जो प्राइमरी टीथ है उनकी जगह पे उनका इरेक्शन होता है, तो इसलिए उनको कहा जाता है सक्सेजनल परमानेंट टीथ। अब जो सक्सेजन, अगर सक्सेजन के माने आप जाने, सक्सेजन मतलब क्या है, विरासत, एक तरीके से समझ लीजिए, जो ऑलरेडी कोई चीज चल रही थी उसी को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, इनको कहा गया हमने सक्सेजनल परमानेंट टीथ का नाम दे दिया। अब एक टर्म आता है पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन। पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन ये कब शुरू होता है? 6 to 12 10 to 11। अब इसमें देखिए अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरिएशन है। हाँ, एक कॉमन जो टर्म लिखे आता है कि 6 to 11 ईयर्स, क्योंकि माना जाता है कि जो पहला परमानेंट मोलर है वो अराउंड 6 ईयर्स में उसका इरप्शन होता है, शुरू हो जाता है 6 ईयर्स पे, 6 to 7 ईयर्स पे फर्स्ट मोलर जो है वो इरप्ट करता है। तो इसलिए जो पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन बोलेंगे, पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन का मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ दोनों के दोनों पाए जाएंगे जॉज में। तो ये जो 6 to 11 ईयर्स का पीरियड है ये पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि बायोलॉजिकल वेरिएशन ऑलवेज, यहाँ पे कोई चीज परमानेंट नहीं है, वेरिएशन एक रूल है इसमें। तो कभी कभी ये भी होता है कि अप टू 12 to 13 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स तक भी ये पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन अगर आपके सामने फ्रेम होगा तो हो सकता है कि वो यहाँ से लीजिए 6 to 12 ईयर्स भी आ जाए, 6 to 12 ईयर। अगर 6 to 12 ईयर्स है तो याद रखिएगा उस ऑप्शन में कभी भी 6 to 11 ईयर्स नहीं आएगा, इतना करीब कोई नहीं देगा, बेवकूफ होगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में दोनों चीजें मेंशन है, दोनों चीजें ये मेंशन होगी। तो 6 to 12 ईयर्स वाला भी करेक्ट है, 6 to 11 ईयर्स वाला भी करेक्ट है। ये पीरियड ऑफ मिक्स्ड, कहीं कहीं ये भी है कि 7 to 12 ईयर्स भी आपको मिल जाएगा। तो इतने करीब के जो है ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ये तीनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा अगर क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा हो सकता है कि वहां जो है 5 to 12 ईयर्स मिल जाए आपको, या 8 to 13 ईयर्स मिल जाए अगला ऑप्शन, लेकिन 7 to 12 या 6 to 12 ईयर्स का ऑप्शन एक ही रहेगा, दोनों नहीं मिल सकते। वेरिएशन है, इतना ज्यादा नहीं है कि सब एक ही में मिला के दे दिया जाए। तो ये जो पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन है इसको याद रखिएगा 6 to 11 ईयर। अप टू सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है क्योंकि हेरिडिटरी काज भी है और बहुत सारे काज जिसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो 12 to 13 ईयर्स तक भी मिक्स्ड डेंटिशन का पीरियड जो है वो पाया जा सकता है। ठीक है, एक लाइन में याद रखना है तो हमें 6 to 11 ईयर्स का जो पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन होता है। अब पहला जो परमानेंट टीथ है, दांत है, वो कौन सा अपीयर होता है? फर्स्ट परमानेंट टीथ टू अपीयर, फर्स्ट मोलर। मोलर, फर्स्ट मोलर।
फर्स्ट मोलर, इसका जो एज ग्रुप है इरप्शन का वो 6 to 7 ईयर्स है। ठीक है, 6 to 7 ईयर्स। अभी नीचे और बहुत हर दांत का इरप्शन का एज दिया हुआ है। 6 to 7 ईयर्स में फर्स्ट परमानेंट टीथ जो है वो अपीयर होता है। आमतौर से एक रूल है इसमें कि जितने भी परमानेंट टीथ है वो लोअर जॉ में पहले इरप्ट होते हैं। और वहां जो डेसिडुअस टीथ है, जो प्राइमरी टीथ है, उसका जस्ट अपोजिट था। वहां जितने भी दांत थे एक्सेप्ट लोअर सेंट्रल इंसीजर के सब अपर जॉ में पहले इरप्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि लोअर जॉ में परमानेंट टीथ का इरप्शन पहले होता है। अब ये देखिए एक ट्रायंगल है, जो अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी जो पीजी मेड इजी की आती है, पीजी मेड इजी की बुक है ना, तो वहां पे ये चीज दी हुई है। इसका नाम देते हैं हम लोग फिशरीज ट्रायंगल। इन्होंने प्रिसीजन के साथ बताया है कि कब किस ईयर में कौन सा दांत जो है वो इरप्ट करेगा, किसका इरप्शन होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है, ना भी याद हो तो एक बार देख लीजिए एटलीस्ट, क्या पता दो एक लाइन याद ही रह जाए। तो यहाँ से एक चीज पहले ये देख लीजिए कि ये जो हम नंबरिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। एक नंबर जो देंगे हम सेंट्रल इंसीजर को, 2 फॉर लेटरल इंसीजर, 3 कैनाइन, 4 फर्स्ट प्रीमोलर, 5 सेकंड प्रीमोलर, 6 फर्स्ट मोलर एंड 7 सेकंड मोलर। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब जब यहाँ से ये चीज हमें याद होगी कि हम नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, तो अब यहाँ पे पहला जो है आप 6 ईयर दे दीजिए। यहाँ पे आप ये 6 ईयर्स दे दीजिए। 6 ईयर्स में सबसे पहला फर्स्ट मोलर यही से इरप्ट करेगा ना। फर्स्ट परमानेंट टीथ जो है वो कौन सा है, फर्स्ट मोलर है जो अपीयर हो रहा है। तो इसका नंबर क्या है, 6 है ना। तो यहाँ पे आप रखिए 6। ठीक है, 6 ईयर्स पे 6 नंबर आप रख दीजिए। अब 7 ईयर्स पे आइए, 7 ईयर्स पे तो यहाँ पे जो दांत निकलेगा, अब वो सेंट्रल इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर 6 to 8 ईयर्स में इसका इरप्शन होता है। 6 to 8 ईयर्स में इसका भी इरप्शन होता है, वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए 6 to 8 ईयर्स की जगह पे हम इसको 7 ईयर्स मान के चलते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, 7 ईयर मान लिया। तो 7 ईयर्स पे जो है सेंट्रल इंसीजर निकलेगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है 7वें साल पे, अब ये 6 तो मौजूद रहेगा ना, जो फर्स्ट मोलर है ये तो अब 7वें साल पे भी मौजूद रहेगा, परमानेंट हो गया। इसके साथ साथ आप 1 और ऐड करिए। आप यहाँ पे 1 और ऐड कर दिया, यानी 7वें साल पे टोटल जो परमानेंट टीथ कितने हो जाएंगे, 2 निकल रहे हैं। 2 दांत निकल रहे हैं 7वें साल पे। एक जो निकला हुआ था पहले से फर्स्ट मोलर, और दूसरा जो है सेंट्रल इंसीजर। 8 ईयर्स पे आइए, 8वें साल पे। 8वें साल पे क्या हो, अब ये जो दो दो पहले से थे इसको तो आप नीचे लेके आइए, इसको आपको लेके आना है। 6 1 2, इसके बाद लेटरल इंसीजर निकलता है। इसके बाद फौरन जो है 8 ईयर्स पे लेटरल इंसीजर। वैसे लेटरल इंसीजर का जो निकलने का एग्जैक्ट टाइम है वो 7 to 9 ईयर्स दिया हुआ है। लेटरल इंसीजर्स का ये जो है ये 7 to 9 ईयर्स का दिया हुआ है, लेकिन आप बीच की एक गिनती ले लीजिए, 8 ईयर्स को मान लीजिए आप, है ना। तो 6 1 2 हो गया 8 ईयर्स पे ना। 2 किसके लिए है, लेटरल इंसीजर के लिए। अब 9 ईयर्स पे, 9 ईयर्स पे ये तीनों तो अब रहेंगे, रहेंगे ना। 6 1 2 ये तो रहना है इनको। अब इसके बाद जो है फर्स्ट प्रीमोलर निकलता है। कौन सा निकलता है, फर्स्ट प्रीमोलर। 6 1 2 4। अब इसको याद रखिएगा। 10 ईयर्स पे ये सब कंटिन्यू करेंगे, 6 1 2 4 एंड 5। 5 पे क्या है, सेकंड प्रीमोलर है। 5 पे क्या है, सेकंड प्रीमोलर है। अब इनका एज आप इरप्शन देख लीजिए। जो फर्स्ट प्रीमोलर है, फर्स्ट प्रीमोलर, इसका 9 to 11 ईयर्स है, 9 to 11 ईयर्स है। और सेकंड प्रीमोलर का 10 to 12 ईयर्स है, 10 to 12 ईयर्स है। ठीक है, 5 हमने जोड़ दिया यहाँ पे 10 ईयर्स पे। अब 11वें साल पे क्या होगा, 11th ईयर्स पे, 11th ईयर पे कौन सा नया दांत निकलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बचा है, ये तो पहले ही। कैनाइन। हाँ जी, कैनाइन का नंबर कौन सा है, तीसरा, थर्ड। यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3। 6 1 2 4 5 3। कैनाइन का जो एज ऑफ इरप्शन है वो 11 to 12 ईयर्स इसका भी है, 11 to 12 ईयर्स इसका भी है। एंड 12 ईयर्स पे इन द लास्ट क्या क्या बचा आपके पास, सेकेंड मोलर। मोलर।
सेकेंड मोलर जो बचा आपको, तो 6, 1, 2, 4, 5, 3 एंड 7। ठीक है, ये इस तरीके से ये ट्राइंगल बनता है, इसका नाम दे दिया गया क्रिस ट्राइंगल। ठीक है, नाम खाली याद हो जाए कि ये किसके लिए होता है, फॉर द एज एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक, ये चीज तो हो गई। सेकेंड मोलर का जो वेरिएशन दिया गया है वो 12 to 14 ईयर्स का दिया गया है, 12 to 14 ईयर्स का। अब जो थर्ड मोलर होता है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, इसका जो एग्जैक्ट कोई टाइमिंग नहीं है। जो विजडम टूथ होते हैं या थर्ड मोलर, इनका जो 17 to 25 ईयर्स माना जाता है, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। ये 17 to 25 ईयर्स में इरप्शन होता है, लेकिन फिक्स भी नहीं है। हो सकता है 25 ईयर्स पे भी एक भी विजडम टूथ ना मिले, या किसी को हो सकता है 22 ईयर्स में चारों मिल जाए। तो एक चीज कही जाती है कि अगर विजडम टूथ मौजूद है, अगर किसी को जो चारों विजडम टीथ अगर मौजूद है, आपने देखा विजडम टीथ भी आपको मिल गए, यानी 32 पूरे के पूरे परमानेंट टीथ है, तो आप एक चीज फॉर श्योर आप कह सकते हैं कि इसकी एज जो है मोर देन 25 ईयर्स की है, 25 साल या उससे ज्यादा की एज है। लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं, तब भी आप डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज तो श्योरिटी ये मिल गई कि अगर मोर देन 25, सॉरी, अगर जो चारों के चारों विजडम टीथ मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो बंदा है या ये जो पर्सन है, इसकी एज कितनी हो सकती है, 25 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए एब्सेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी एज 25 साल से कम है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर उनकी एब्सेंस है तो आप कोई सर्टेन एज उनकी नहीं बता सकते, आपको कोई आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मौजूद है चारों के चारों, तो मोर देन 25 ईयर्स। अगर एक मौजूद है, एक मौजूद है, तो हम मान के चल सकते हैं कि 18 ईयर्स या एबव की एज हो चुकी है, 18 ईयर्स या एबव की एज हो गई, क्योंकि पहला जो निकलता है वो अराउंड 17 ईयर्स से निकलता है। उस हिसाब से अगर एक विजडम टीथ मौजूद है, एक विजडम टूथ अगर मौजूद है, यानी जो थर्ड मोलर है एक अगर मौजूद है, तो वो 18 साल या उससे ज्यादा का हो सकता है। चारों मौजूद है तो 25 साल या उससे ज्यादा का हो सकता है। लेकिन अगर एब्सेंट है, एक भी नहीं है, तो आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि इसकी एज क्या हो सकती है। कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग इसका इरप्शन ही नहीं होता, कुछ लोगों में आफ्टर 40 पहला दांत इरप्ट करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ये कोई रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है एज एस्टिमेशन के लिए। अब यहाँ पे अभी 25 ईयर्स एबव वाला ये देख लेंगे। जो पहला एक चीज थोड़ी सी कॉमन है, जो 2 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, 2 to 5 ईयर्स का, 2 to 5 ईयर्स का, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होंगे जाज में वो 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। और 20 के 20 जो होंगे ऑल आर प्राइमरी, सबके सब क्या होंगे? प्राइमरी टीथ होंगे। लेकिन 6 ईयर्स पे यहीं से अब जो फर्स्ट परमानेंट मोलर निकलना शुरू हो रहा है, तो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कितने दांत होंगे, तो वेरिएशन दे दिया गया कि 21 to 24 तक का वेरिएशन दे दिया। हालांकि 21 होना चाहिए था, क्योंकि पहला वही फर्स्ट परमानेंट मोलर यहाँ पे निकलना शुरू होता है। फर्स्ट मोलर। अब 7 to 9 ईयर्स पे, 7 से 9 साल के बीच में कितने दांत होंगे? 24 एग्जैक्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अब 24 हो गए तो अब इसी को जस्ट हाफ कर दीजिए, 12 जो होंगे वो प्राइमरी होंगे, 12 प्राइमरी होंगे एंड 12 परमानेंट हो जाएंगे। 12 प्राइमरी एंड 12 परमानेंट। जो प्राइमरी टीथ होंगे उसमें 4 कैनाइन्स एंड 8 मोलर्स। 8 मोलर्स दोनों मिला के हो गए 12। 12 प्राइमरी टीथ होंगे। और जो 12 परमानेंट टीथ आ रहे हैं एट द एज ऑफ 7 to 9 ईयर्स, ये 8 इंसीजर्स एंड 4 मोलर्स। कितने होंगे? 8 इंसीजर्स एंड 4 मोलर्स। ये हो गए 7 to 9 ईयर्स पे। अब 10 साल पे भी कितने होंगे? 10 साल पे भी 24 ही होंगे। 10 साल पे कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ जो नंबर ऑफ टीथ है ये 24 होंगे। बदलेगा क्या? ये प्राइमरी और परमानेंट में बदल जाएगा। अब जो यहाँ पे है 8 हो जाएंगे प्राइमरी टीथ,
कितने बचे? 8 प्राइमरी टीथ बचेंगे आपके पास। जो सेकेंड मोलर थे वो बचेंगे और कैनाइंस बचेंगे आपके पास, 8 प्राइमरी टीथ बचेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब जाहिर सी बात है ये कम हो गया, 24 ही रखना है, तो परमानेंट कितने होंगे आपके पास? 16 परमानेंट हो जाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आप ये है टीथ यहाँ नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पे अभी नहीं बदल रहा है। अब 11th ईयर पे भी यहाँ पे भी दांत जो होंगे वो 24 ही होंगे, 24 ही होंगे। अब यहाँ पे परमानेंट जो होंगे वो 20 परमानेंट टीथ आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 20 परमानेंट, 8 इंसीजर, 4 मोलर्स एंड 8 प्री मोलर्स। एट प्री मोलर्स, ये 20 परमानेंट टीथ जो बचे कितने? 4 प्राइमरी टीथ बचते हैं, 4 प्राइमरी, ये तो 11th। अब 12 टू 14 ईयर्स, 12 टू 14 ईयर्स यहाँ पे जो टीथ अब यहाँ पे बदलना शुरू हो जाते हैं, 25 टू 28 हो जाएंगे। 25 टू 28 कहा जाता है जो सेकंड परमानेंट मोलर हैं उनका इरप्शन स्टार्ट हो जाता है, सेकंड परमानेंट मोलर का इरप्शन स्टार्ट हो जाता है। वो 12 टू 14 ईयर्स पे ही सेकंड मोलर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो टोटल अब ये जो होंगे 25 टू 28, ये सब के सब क्या होंगे? अब यहाँ पे ये सब के सब परमानेंट हो जाएंगे। और 14 टू 17 ईयर्स की जो एज ग्रुप है यहाँ पे एग्जैक्ट 28 नंबर आपको मिलेंगे, सब के सब परमानेंट टीथ हो जाएंगे, एग्जैक्ट जो होंगे सबके सब क्या होंगे? परमानेंट। 14 से 17 साल की एज ग्रुप में 28 दांत होंगे, वो भी सब परमानेंट। अब 17 टू 25 ईयर्स में, 17 से 25 साल की एज में यहाँ 29 से 32, वही जो लास्ट के जो 4 हैं वो निकलते हैं। तो ये जो है थर्ड मोलर्स हैं जो लास्ट में निकलते हैं, जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं। ठीक, ये इस तरीके से ऐसे भी इसको डिवाइड किया गया है, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स ये चीज है। बस इतना याद होना चाहिए कि जो 6 ईयर हैं, फ्रॉम 6 ईयर टू 11 ईयर, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होंगे वो 24 होंगे। बल्कि 6 ईयर्स को आप निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 24 हो, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो फ्रॉम 7 ईयर्स, वही 7 से 12 साल में टोटल होंगे 24। और यही जो पीरियड आपका आएगा मिक्स डेंटिशन का यही होना चाहिए। लेकिन पहला दांत जो निकल रहा था फर्स्ट मोलर 6 ईयर से, तो इसलिए इसको 6 टू 11 या 6 टू 12 ईयर्स भी रख लिया जाता है पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन। थोड़ा सा वेरिएशन है, दिमाग में रखिएगा, 6 से 11 भी चलेगा, 7 से 12 भी चलेगा, और 6 से 12 भी चलेगा पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन में। अब ये कुछ ना मेथड है जिनके जरिए से 25 साल के बाद की एज ग्रुप में जो ना दांतों से एज को एनालाइज किया जाता है, उनका एस्टिमेट किया जाता है कैसे कितने। अब ये जो है कई मेथड है, जिसमें से हमारे जो काम का सबसे जो काम का मेथड वो गस्टाफ्सन्स मेथड है। गस्टाफ्सन्स मेथड हमें याद रखना है, और ये जो है बॉयड्स मेथड है, इसको भी याद रखना है। दोनों के बारे में भी बात करते हैं। डेंटल एट्रिशन या एक्लूजल वियर, जो दांतों पे वियर एंड टीयर होता है, जो इनेमल वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है, वो क्या होता है तो कुछ दिनों के बाद जब देखते हैं आप जो उसकी सफेदी होती है धीरे धीरे वो कम होने लगती है, उनमें खुरदरापन आना शुरू हो जाता है, तो वो डेंटल एट्रिशन या एक्लूजल वियर उसको कहते हैं। इसको कैसे करना है, जो अमाउंट है ना, जो 3 परमानेंट मोलर है उस पर चेक किया जाता है कितना वियर एंड टीयर हुआ है। तो खैर इसको नहीं चेक करना हमें। डेंटल एट्रिशन या एक्लूजल वियर ये भी एक पार्ट है, ये एक तरीका है। इसलिए टू एस्टिमेट द एज फ्रॉम टीथ आफ्टर 25 ईयर्स, 25 ईयर्स की एज। इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड रेसमाइजेशन करते हैं, एस्पार्टिक एसिड रेसमाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं हमें नहीं पता, ना जानना है। केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड भी बहुत टफ है। इसमें क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है इनेमल का, इनेमल का नाइट्रोजन कंटेंट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, है ना, इसके अलावा सेलेनियम फेरस, ये सब के सब, कापर सेलेनियम फेरस, ये भी देखा जाता है। तो केमिकल मेथड में ये सब देखा, जिसमें से नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो एज के साथ इंक्रीज करता है, एज के साथ इंक्रीज करता है, बाकी जितने भी कंटेंट है वो एज के साथ डिक्रीज करते हैं। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, टूथ एनेमल की रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में अगर आप जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, जानना यहाँ जरूरी है। बस रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कोई दांत है मरने के बाद बहुत दिनों के बाद पाएगा तो उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की जाएगी। फिर आइए बॉयड्स मेथड पे, बॉयड्स मेथड को थोड़ा जानना है, क्योंकि ये जो है, हालांकि हमने यहाँ पे जो हेडिंग रखी है वो 25 ईयर्स की रखी है,
लेकिन जो बॉयड्स मेथड होता है ये किसके लिए यूज होता है? इन्फेंट के लिए। हाँ, इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स के लिए जो बॉयड्स मेथड है, ये जो होता है इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर एज के जो लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनके लिए उनके दांतों से उनकी एज का एस्टिमेशन करने के लिए बॉयड्स मेथड का यूज किया जाता है। अब ये जो कैसे इसको करते हैं, काउंटिंग इंक्रीमेंटल लाइंस। अब जो दांतों में इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं, बाई काउंटिंग इंक्रीमेंटल लाइंस, बॉयड्स मेथड यूज होता है किसके लिए? फॉर इन्फेंट्स या लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉयड्स मेथड का फॉर इन्फेंट्स के लिए यूज होता है या लेस देन 1 ईयर एज के लिए। ये कैसे करते हैं? काउंट करते हैं क्या, इंक्रीमेंटल लाइंस जो दांतों के होती हैं, ये हो गया। अब लास्ट में गस्टाफ्सन्स मेथड है। गस्टाफ्सन्स मेथड जो है, ये जो है सबसे रिलायबल मेथड हो जाता है, खासतौर से 25 to 60 ईयर्स की जो एज ग्रुप है, 25 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में गस्टाफ्सन्स मेथड सबसे बेस्ट है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है कि ये जो लिविंग पर्सन में हम नहीं कर सकते। लिविंग पर्सन में ये अप्लाई नहीं होता, ये किस में होता है? डेड बॉडी में या कहीं पे स्केलेटल रिमेन्स मिला है। डेड बॉडी या स्केलेटल रिमेन्स है, तो वहां से दांतों को लेके गस्टाफ्सन्स मेथड के जरिए उसकी एज का एस्टिमेशन किया जाता है। लिविंग पर्सन में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिंदा आदमी अपना दांत उखाड़ के नहीं देगा आपको कि चेक करिए हमारी एज कितनी है, वो तो ऐसे ही बता देगा। तो खैर, तो लिविंग पर्सन में ये यूज नहीं होता, डेड बॉडी में होता है। कैसे होता है? इसकी कुछ जो है पैरामीटर्स है, जिनके जरिए पूरा ये गस्टाफ्सन मेथड चलता है। एट्रिशन है, पेरियोडोंटोसिस, सेकेंडरी डेंटाइन, सीमेंटम अपोजिशन, रूट रिडक्शन, रूट ट्रांसपेरेंसी। आप ये 6 नाम सिर्फ याद रखिए। किस तरीके से होगा, क्यों होगा, उसको नहीं जानना है, सिर्फ इसके सिर्फ ये 6 जो नाम है इनको याद रखना। अब इनमें से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, जो गस्टाफ्सन मेथड में जो ये 4 6 हैं, 6 के 6 जो हैं, इनमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि इसमें से जितने भी ये क्राइटेरिया हैं, ये जो आर फ्रॉम 6 क्राइटेरिया, विच वन इज मोस्ट रिलायबल? रूट ट्रांसपेरेंसी। रूट ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो इन अपार्ट फ्रॉम 6 जो सबसे रिलायबल क्राइटेरिया, मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया है, वो रूट ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। रिजर्वेशन मत याद रखिएगा, रूट ट्रांसपेरेंसी मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल क्राइटेरिया, जितने भी ये हैं सब में ये सबसे रिलायबल क्राइटेरिया हो जाता है, रूट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये तो हो गया परमानेंट टीथ का। अब ये दो चीजें और हैं, दो चीजें और हैं ये दांतों में, इससे ना, अब हम तो एज का कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? एज का एस्टिमेशन कर रहे थे, लेकिन ये दो टाइप के जो दांत है ना, जो दिख रहे हैं हमारे सामने, इनसे रेस का भी एस्टिमेशन हो जाता है, इसका रेस का। जैसे ये जो है, इसको हम कहते हैं शावल शेप। ये जो टीथ है, इनका जो नाम दिया गया वो शावल शेप्ड टीथ। ये एक पहचान हो जाती है, ये इंसीजर्स में पाएगा। किसमें ये पाए, ये क्या है, ये पूरा दांत क्या है, ये इंसीजर है। तो शावल शेप्ड इंसीजर जो होते हैं, आमतौर से ये किसमें पाए जाते हैं? जो मंगोलाइट्स होते हैं। तो यहाँ से अब आपने क्या चीज पहचान ली? रेस, मंगोलाइट्स में और कुछ अमेरिकन में भी ये पाई जाती है, ठीक है। मंगोल है या अमेरिकन है, उनके में ये शॉवल शेप्ड इंसीजर्स पाए जाते हैं। तो इससे हमने क्या, रेस का पता लगा लिया, दांतों से ही रेस का भी पता चल गया थोड़ा सा। इसके बाद ये जो नीचे वाला है, जो ये वाला टीथ है, यहाँ पे आप देखिए ये जो सर्कल में है, ये एक एडिशनल कस्प बना हुआ है। एडिशनल कस्प, वैसे तो ये जो है, ये बाई कस्पिड या ट्राई कस्पिड होते हैं, जो मोलर्स होते हैं। जो अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर है, ये आमतौर से जो है ये ट्राई कस्पिड होता है। अपर फर्स्ट मोलर है ये ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कस्प यहाँ से, ये जो है, ये एक एक्स्ट्रा कस्प इस पे बन के मिल रहा है। ये एक खास पहचान हो जाती है, खास तौर से किसमें मिलता है? व्हाइट्स में मिलता है। इसका जो नाम दिया गया है, इसका जो नाम दिया गया, कैरेबलाइज कस्प।
कैरेबलाइज कस्प ये किस में पाया जाता है? ये व्हाइट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब व्हाइट्स में भी यूरोपियन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यूरोपियन व्हाइट्स में। अमेरिकन व्हाइट्स में अराउंड जो है वो 50% के करीब पाया जाता है। 50% अमेरिकन व्हाइट्स की पॉपुलेशन है, तो उनमें ये कैरेबलाई कस्प पाया जाता है। और वहीं पे यूरोपियन पॉपुलेशन में आप जाएंगे तो 75 to 85% तक में ये चीज पाई जाती है, जो कस्प ऑफ कैरेबलाई या कैरेबलाइज कस्प है। तो इनसे क्या हुआ, इनसे हमने थोड़ा सा रेस का भी अंदाजा लगा लिया, रेस को भी डिटरमाइन हम कर ले रहे हैं। अब आइए आसिफिकेशन ऑफ बोन से। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में जो है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206। 206 होती हैं। ठीक, 206 बोन्स होती है हमारी पूरी बॉडी में। अब जो एक काम की बात है, जो क्वेश्चन आया हुआ भी है, सबसे पहली बोन जो है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, क्लाविकल। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, क्लेविकल। This is the first bone to ossify, and second bone to ossify, मैंडिबल। ठीक है, ये दो लाइन याद रखना है। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इन द बॉडी इज क्लेविकल। क्लेविकल कब ऑसिफाई होती है? Fifth week of intrauterine life. 5th week of intrauterine life from two primary ossification center. From two primary ossification center. ठीक है, ये जो क्लेविकल है, पहली बोन है जो बॉडी में ऑसिफाई होती है 5th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में। दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स इसमें होते हैं। अब ऑसिफिकेशन सेंटर की जब हम बात करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ग्रोथ सेंटर्स भी, इनको हम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ सेंटर भी कहते हैं। तो जो ग्रोथ सेंटर होते हैं ड्यूरिंग 11th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, 11th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, बॉडी में जो होते हैं फीटस के, डेवलपिंग फीटस के 806 ग्रोथ सेंटर्स होते हैं या ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं 11th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ये 450 होते हैं। कितने होते हैं? 450। लेकिन एक एडल्ट स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हुई? 206। दैट मीन्स कि जो जितने भी बचे हुए थे वो सब के सब एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, मिलके एक सिंगल बोन फिर बनाने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से है कि बहुत ज्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते होते एडल्टहुड में टोटल 206 मिलते हैं। ठीक है, दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से एक सिंगल बोन बन गई, जैसे यही क्लेविकल का ही एग्जांपल है। क्लेविकल के बारे में एक लाइन और याद रखिए कि ये जो ओनली लॉन्ग बोन है जो कैसे पाई जाती है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पाई जाती है, हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी। ओनली लॉन्ग बोन है। सेकंड बोन जो ऑसिफाई होती है वो मैंडिबल होती है। यहाँ से एक चीज आपको मिल गई ऑसिफिकेशन ऑफ बोन से। हमने देखा कि 11th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में टोटल जो ग्रोथ सेंटर थे 806 थे, एट बर्थ 450, और एडल्टहुड में टोटल कितने मिले? 206। अब एक रूल है, जनरल रूल है कि जो ऑसिफिकेशन होता है वो आमतौर से जो होता है ना, एपिफाइसिस से शुरू होता है, और एकदम सेंट्रल एपिफाइसिस जो होती है, ये वाला जो पार्ट है, किसी लॉन्ग बोन का आप इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट हैं ये एपिफाइसिस होते हैं। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस या शाफ्ट, जिसको हम कहते हैं, ये डायाफाइसिस है। ये वाला पार्ट जो है वो एपिफाइसिस है। अब मान लीजिए क्लेविकल की बात ले लीजिए। क्लेविकल के दो प्राइमरी सेंटर थे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। यहाँ सेंट्रली इनकी ग्रोथ शुरू हुई, उसके बाद फिर ये पेरिफेरली इस तरीके से जाते हैं। और यहाँ पे जो है एक एपिफाइसियल प्लेट होती है, एक एपिफाइसियल प्लेट होती है जो बाद में जो है यूनाइट होकर फिर वो खत्म हो जाती है। इनिशियल स्टेज में इसी तरीके से होती है। ऑसिफिकेशन जो होता है सेंट्रली शुरू होता है एपिफाइसिस में, और उसके बाद पेरिफेरली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। पेरिफेरल का मतलब इस तरीके से वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कार्पल बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट बोन हो जाती हैं, खासतौर से चाइल्डहुड में एज एस्टिमेशन के लिए। टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? 8। ठीक है, 8 कार्पल बोन्स होती हैं।
देखिएगा 8 कार्पल बोन्स आपके पास यहाँ सामने मौजूद है। तो अब इनका जो कार्पल बोन्स है इनका जो आसिफिकेशन होता है वो किस ईयर में होता है यही हम देखेंगे। और तो इसमें दो लाइन सबसे ज्यादा हमें याद रखनी है कि फर्स्ट बोर्न टू आसिफाई एंड लास्ट बोर्न टू आसिफाई। फर्स्ट बोर्न टू आसिफाई एंड लास्ट बोर्न टू आसिफाई, यही दो चीजें हमें खास तौर से याद रखनी है इसमें। तो जो पहली बोन होती है उसका आसिफिकेशन होता है, कौन सी बोन होती है? कैपिटेट। कैपिटेट होती है। अर्लीस्ट कार्पल बोन टू आसिफाई कैपिटेट एंड लास्ट कार्पल बोन टू आसिफाई पीसीफॉर्म। हाँ ये वाली सिफार। ठीक है, अब ईयर देख लीजिए ईयर वाइज। तो माना जाता है कि जो कैपिटेट होती है अराउंड 1 ईयर ना, एक साल में ये आसिफाई हो जाता है। और पीसी फार्म सबसे लेट होती है करीब करीब 12 सालों में। 12 सालों में इसका आसिफिकेशन होता है। और बाकी बोन्स का भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैपिटेट जो थी 1 ईयर पे, इसके बाद हैमेट 2 ईयर, हैमेट के बाद ट्राइक्विट्रम है 3 ईयर्स, ल्यूनेट 4 ईयर्स, स्केफॉइड 5। अब इसके बाद ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड आएंगे। लास्ट में आपके पास क्या बचा? पीसी फार्म 12 ईयर्स। ठीक है, ये इनका जो टाइमिंग है आसिफिकेशन की, एवरेज टाइमिंग ये दी हुई है। तो ये हो सकता है ना याद रहे, लेकिन ये दो लाइन जो है अर्लीस्ट कार्पल बोन टू आसिफाई कैपिटेट एंड लास्ट कार्पल बोन टू आसिफाई पीसी फार्म। अब एक चीज़ और है जो इसके जो खास बात यह है कि अराउंड 2 to 6 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, 2 से 6 साल का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे का हमने रिस्ट का एक्सरे लिया, रिस्ट का एक्सरे अगर हम करा रहे हैं, उस एक्सरे में आपको जितनी कार्पल बोन मिल रही है, जितनी भी कार्पल बोन मिल रही है, वही उस बच्चे की रफली जो है एज होगी। बात समझ में आई? मान लीजिए अगर हमने किसी का एक्सरे करवाया कार्पल बोन और रिस्ट का, सॉरी, वहां पे हमें 3 कार्पल बोन मिली। कितनी मिली? 3 कार्पल बोन्स। तो अब इसकी रफली एज क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल? उसकी 3 ईयर्स होनी चाहिए। 3 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक। तो मान लीजिए 2 अगर मिल रहा है तो 2 ईयर्स होगी, 4 मिल रही है तो 4 ईयर्स होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 to 6 ईयर्स में अगर हम किसी बच्चे के रिस्ट का एक्सरे कराएंगे तो वहां पे जितने कार्पल बोन्स मिलेंगी वही उसकी एज हो जाएगी। ये एक रूल है कार्पल बोन्स में, बस आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। सेकेंड है टार्सल बोन। क्या है टार्सल? टार्सल बोन में बस 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। तो पहले तो ये जो है टार्सल बोन है इसको देख लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो पीसी फार्म बोन थी, हालांकि एनाटॉमी का सवाल है कि उस पर कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता। पीसी फार्म पे कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ जो आपके पास जो टार्सल बोन है इसमें जो टैलस है, जो टैलस है उस पर कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक, वहाँ पीसी फार्म पे मस्कुलर अटैचमेंट नहीं था और यहाँ टैलस पे मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता। यहाँ से 2-3 चीज़ें सिर्फ हमें याद रखनी है, 2-3 लाइन की चीज़ें, कि पहली टार्सल बोन कब आसिफाई होगी और वही लास्ट टार्सल बोन। 5th मंथ। कौन सी टार्सल बोन है फर्स्ट टार्सल बोन टू आसिफाई? कैलकेनियम। कैल्केनियम। कब होती है? 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ फर्स्ट टार्सल बोन टू आसिफाई इज कैल्केनियम। अराउंड 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में इसका जो है आसिफिकेशन होता है। ठीक है, कैल्केनियम हो गई। उसके बाद सेकेंड सेकेंड टार्सल बोन जो आसिफाई होती है टैलस। टैलस। ये कब होती है? 7 मंथ। 7 मंथ पे। हाँ, 7 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ जो सेकेंड जो है टार्सल बोन जो है आसिफाई होती है वो टैलस है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी टार्सल बोन है जो आसिफाई होगी? नेविकुलर। इसका एज क्या है? 3 ईयर में, यानी तीसरे साल पे जो है नेविकुलर जो होगी लास्ट
टार्सल बोन है जो ऑसिफाई होगी। चलिए ये चीजें होगी, बस 3 लाइन की ये चीजें जो टार्सल बोन से हमें याद रखनी है। फर्स्ट टार्सल बोन टू ऑसिफाई कैल्केनियम 5th मंथ इंट्रायूट्राइन लाइफ। सेकंड टार्सल बोन टू ऑसिफाई टेलस 7 मंथ इंट्रायूट्राइन लाइफ। एंड लास्ट टार्सल बोन टू ऑसिफाई नेविकुलर 3rd ईयर ऑफ लाइफ में ये ऑसिफाई हो जाती है। ठीक, अब एक लाइन जो अभी आया था यहाँ पे, सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज एट डेथ फ्रॉम 3rd to 5th डिकेड। 3rd to 5th डिकेड में कौन सी बोन है जो सबसे बेस्ट मानी जाएगी? रिस्ट। डिकेड है, डिकेड। रिस्ट टू 2 to 6 ईयर्स तक ही हो गई थी। ठीक, सिम्फाइसिस प्यूबिस ये सिंगल बेस्ट बोन हो जाती है 3rd to 5th डिकेड में किसी की एज को एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए। सिम्फाइसिस प्यूबिस एक लाइन का ये सवाल है, इसको खाली याद रखना कि 3rd to 5th डिकेड में, यानी जो 20 ईयर्स के बाद से 50 ईयर्स तक जो है, अगर कोई पूछे कि सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा किसी की एज चेक करने का, तो वो क्या होगी? वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होगी, या प्यूबिक सिम्फाइसिस भी जिसको हम कहते हैं। ठीक, एक लाइन में। बाकी इसमें जो क्राइटेरिया है ना, फीचर्स कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, वो 2-3 पेज का है, तो उसको कभी वो पूछा भी नहीं जाएगा क्या क्या होता है। कभी रफनेस आ जाएगी, कभी स्मूथनेस आ जाएगी, कभी कहीं पे कोई प्रीआर्टिकुलर सर्कस है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई आपको मिलेंगी पूरी, यानी एक तरीके से पेल्विक बोन को ही पढ़ना पड़ जाएगा अगर हम सिम्फाइसिस प्यूबिस का सिर्फ जो डिटरमिनेशन क्राइटेरिया उसको पढ़ने बैठ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि बस एक लाइन में याद कर लें कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जो वो बेस्ट बोन है। अब आइए सूचर से, है ना, कि सूचर्स और फॉन्टेनेल से कैसे हम पता लगाएंगे, सूचर और फॉन्टेनेल से। तो सबसे पहले बताइए कि ब्रेगमा जो है वो कहाँ पाया जाता है? एंटीरियर फॉन्टेनेल। फ्रंटल और ट्राइडेंटल। ये जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, यही जो है ये ब्रेगमा है, ये ब्रेगमा है। इसका क्लोजर कब होता है? 18 मंथ पे। ठीक है, 18 मंथ टू 24 मंथ। ठीक है, 18 मंथ टू 24 मंथ, 18 से 24 महीने में इसका क्लोजर होता है। अगर ईयर्स में आप कोई पूछे तो 1.5 ईयर टू 2 ईयर। ठीक, 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स में ब्रेगमा का क्लोजर हो जाता है। अगर उसके बाद भी ये परसिस्ट करता है, दैट मीन्स कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वरना 2 साल तक नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अब पोस्टीरियर फंटेनल की बात करते हैं। पोस्टीरियर फंटेनल या जिसको ऑक्सीपिटल फंटेनल भी कहते हैं, ऑक्सीपिटल फंटेनल, इसका क्लोजर कब होता है? 6 to 8 month। एट बर्थ, नॉर्मली एट बर्थ सर। एट बर्थ टू 6 मंथ। ठीक है, और अगर ये ना 1 साल से ज्यादा तक परसिस्ट कर जाए, 1 साल से ज्यादा तक अगर ये परसिस्ट कर जाए, तो फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। वरना नॉर्मल जो इसका एज, यूजुअल एज दिया है, वो एट बर्थ टू 6 मंथ तक ये मान के चलते हैं कि क्लोज हो सकता है। कुछ कंडीशन में 8 मंथ 9 मंथ पे भी क्लोजर हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा तक ये परसिस्ट कर रहा है, तब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई पैथोलॉजी है, कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है जो डिजीज काज कर रही है, जिसकी वजह से इसका क्लोजर अभी तक नहीं हो पाया है। अब ये है कि जो सूचर्स होते हैं, सूचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, सूचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो एक्सरे कराते हैं, जिसको हम स्कियाग्राम बोलते हैं। जैसे हम जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो 2 व्यू सबसे कॉमनली हम लेते हैं। सबसे कॉमनली क्या है? पीए व्यू है, फिर एपी व्यू है, उसके बाद लेटरल व्यू है ना, व्यू लेते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर सूचर्स को हमें स्टडी करनी है, तो हम स्कल का कौन सा वो स्कियाग्राम लेंगे या एक्सरे कराएंगे? लेटरल हेड, लेटरल हेड स्कियाग्राम हम कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपके सामने स्कल है, यहाँ पे जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन 2 हाफ में डिवाइडेड है, 2 हाफ में बटी हुई है। तो ये भी एक क्या है? सूचर है, जो 2 फ्रंटल बोन को जोड़ता है, 2 फ्रंटल बोन को ये जोड़ता है, ये एक सूचर। इसका नाम क्या है? मेटाफिक सूचर। मेटॉपिक सूचर।
क्या नाम दिया हमने इसको? मेटापिक सूचर का नाम दिया। ये मेटापिक सूचर्स जो होते हैं ये कब क्लोज होते हैं? 2 to 4 years. 2 to 4 years में। और कुछ ऐसी भी कंडीशन है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कि थ्रू आउट लाइफ वो परसिस्ट कर सकता है, लेकिन वो कोई पैथोलॉजी नहीं है ना, मे रिमेन अनफ्यूज्ड। कभी कभी होता है फ्यूजन ही नहीं हो पाता है, लाइफ लॉन्ग वो ऐसे ही रह जाता है ये मेटापिक सूचर। वैसे यूजुअल टाइम जो है वो 2 to 4 years का है। इसका क्या है? 2 to 4 years का है। अब आइए जो सूचर्स होते हैं, सूचर्स तो दो पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर है उनको क्या नाम दिया हमने? सेजाइटल सूचर का। Sagittal. ठीक, सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर को अभी थोड़ा किनारे रखिए, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग पार्ट से इसका जो है वो क्लोजर होता है। और ये मान के चलते हैं कि जितने भी सूचर्स हैं जब वो क्लोज होते हैं तो पहले इनर साइड से क्लोज होते हैं। हर सूचर की ये जनरल रूल है कि इनर साइड से, यानी जो क्रेनियम है, जो इनर वाल्ट है, वहां से उनका क्लोजर शुरू होता है, फिर अपर साइड पे आते हैं, एंटीरियर साइड पे आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सेजाइटल सूचर है दो पैराइटल बोन के बीच में है। दो पैराइटल बोन के बीच में सेजाइटल सूचर हो गया। इसके अलावा फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर आएगा? Coronal. हाँ, कोरोनल सूचर आ गया। तो जो कोरोनल सूचर है ये वाला आपके सामने है कोरोनल सूचर, ये कब फ्यूज होता है, या यूं कह लीजिए कि इसका आसिफिकेशन कब होता है, इनका क्लोजर कब होता है? अराउंड 40 years। 40 साल पे कोरोनल सूचर का क्लोजर हो जाता है। अब आपके पास दो मेजर सूचर बच रहे हैं, मेटापिक सूचर भी हो गया, कोरोनल सूचर भी हो गया। अब एक सजाइटल सूचर हमारे पास, दूसरा जो है वो कौन सा सूचर है? लैम्डॉइड सूचर। कौन सा सूचर है? लैम्डॉइड सूचर। लैम्डॉइड सूचर है। तो अब यहाँ पे आते हैं। अभी ये जो हमारे सामने है दो तरीके के, एक तो ये कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर, इसका क्लोजर टाइम क्या था? 40. 40 years था। ठीक, अब ये जो है आपके पास सजाइटल सूचर है ना, ये है सजाइटल। अब इसको तीन तरीके से ये मान के चलते हैं कि इसका तीन पार्ट में इसका क्लोजर होता है। सबसे पहले जो होता है पोस्टीरियर 1/3। अगर यहां से हम इसको डिवाइड करें, ये जो पार्ट है यहां तक, ये जो है इसको नाम दे दिया गया पोस्टीरियर 1/3 का। पोस्टीरियर 1/3 सबसे पहले यहां से क्लोजर स्टार्ट होता है, पोस्टीरियर 1/3 से सजाइटल सूचर का, अराउंड 30 to 40 years पे। 30 to 40 years पे। उसके बाद फिर अब आइए, अब ये बीच वाला अभी नहीं क्लोज होगा, बीच वाला भी क्लोज नहीं रहा। इसके बाद एंटीरियर 1/3, यहां से लेके यहां तक, इसका नाम है एंटीरियर 1/3। अब ये जो एंटीरियर 1/3 है इसका क्लोजर कब होगा? 40 to 50 years पे। ये 40 to 50 years पे। फिर सबसे लास्ट में जो मिडिल 1/3 है, ये वाला पार्ट, ये मान के चलते हैं कि इसको 50 to 60 years लगता है क्लोज होने में। ये तो चलिए ये बुक की कहानी है। एक दूसरी बुक में ये भी दिया कि सबसे पहले जो सूचर जो क्लोज होता है वो सजाइटल सूचर ही क्लोज होता है। वहां पे उनका जो कहने का मतलब ये था, क्लोजर जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले किसका? सजाइटल सूचर का ही क्लोजर सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि जो फर्स्ट सूचर टू क्लोज, फर्स्ट सूचर टू क्लोज, और ये जो आएगा यहाँ पे आंसर अब आपका जो आना चाहिए वो सजाइटल सूचर वाला चाहिए। कौन सा? सजाइटल सूचर। अराउंड Sagittal. जो है तो ये 30 साल से इसका क्लोजर जो है वो शुरू हो जाता है, भले से एंड जो होता है वो 60 year तक जाता है, लेकिन क्लोजर स्टार्ट कब होता है? 30 years पे होता है। तो फर्स्ट सूचर टू क्लोज सजाइटल सूचर। अब आपके पास एक सूचर लास्ट बचा, उसको देखिएगा। अब ये कौन सा सूचर है? Lambdoid. लैम्डॉइड सूचर है। लैम्डॉइड सूचर है ना ये। तो लैम्डॉइड सूचर कब क्लोज होता है? इसका जो क्लोजर स्टार्ट होता है अराउंड 45 years पे। 45 years पे। तो दूसरी जगह ये भी लिखा हुआ है कि लास्ट सूचर टू क्लोज इज लैम्डॉइड सूचर।
थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। लेमडॉइड सूचर, जो लास्ट सूचर जो क्लोज होता है वो लेमडॉइड सूचर है। 45 ईयर्स पे इसका क्लोजर स्टार्ट होता है। सबसे पहले किसका क्लोजर शुरू होता है? सेजाइटल सूचर का। मिडिल में क्या है? Sagittal. कोरोनल सूचर जिसका 40 ईयर्स पे होता है। एंड 45 पे जो शुरू होता है ये लेमडॉइड सूचर। देखिए ये वेरिएशन की बात है, स्टार्ट हो गया 45 ईयर्स पे, जरूरी नहीं है कि 45 साल पे क्लोज भी हो जाए, टाइम लगते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। लेकिन एक चीज तो याद रहनी चाहिए कि स्टार्ट कब हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे कभी भी जो सेजाइटल सूचर का ये नहीं पूछेगा कि पोस्टीरियर वन थर्ड कब क्लोज हो रहा है, या इंटीरियर वन थर्ड कब, या मिडिल वन थर्ड। ये पूछेगा कि फर्स्ट सूचर जो सबसे पहले कौन सा क्लोज होता है, तो आंख बंद करके सेजाइटल सूचर लगा दीजिएगा। सेजाइटल सूचर, क्योंकि 30 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाता है, 30 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाता है। अब अगर कोई ये पूछे कि इन सूचर में से सबसे अच्छा, जो सबसे सक्सेसफुल एस्टिमेशन आप कैसे लगा सकते हैं, किस सूचर से? Sagittal. हाँ, सेजाइटल से। मोस्ट सक्सेसफुल एस्टिमेशन ऑफ एज बाई सेजाइटल सूचर। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब यही एक लाइन फिर आ गई, बेस्ट सिंगल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एज एट डेथ फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डिकेड, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक, ये बेस्ट सिंगल क्राइटेरिया है। अब सैक्रम, सैक्रम की बात करें, टोटल सैक्रम में कितनी बोन्स होती हैं? 5. 3. 5 सैक्रल बोन्स, 5 सैक्रल बोन होती हैं। ठीक है, हो गई। उनके बीच में क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। लेकिन ये जो पांचों होती है, एक एज सर्टेन एज के बाद क्या होती है? फ्यूज हो जाती हैं, एक सिंगल बोन बन जाती हैं, एक सिंगल बोन बन जाती हैं। वो जो एज है वो है 20 टू 25 ईयर्स का। 20 से 25 साल की एज के बाद जो ये सैक्रम है, ये एक सिंगल बोन बन जाएगा, सिंगल बोन बन जाएगा। वैसे टोटल 5 बोन्स होती हैं सैक्रम में इनिशियली, लेकिन आफ्टर 20 टू 25 ईयर्स ये सब एक दूसरे में फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना लेती है। फिर स्टर्नम। अब स्टर्नम से क्वेश्चन ये है कि जो स्टर्नम की बॉडी होती है, जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है, उस पे कितनी बोन्स होती हैं? 4. 4 होती हैं। स्टर्नम का फोटो यहाँ आ गया। अब स्टर्नम को देखिए, जो टोटल जो होंगी 1 2 3 एंड 4, तो टोटल जो है 4 पीसेज होती हैं बॉडी में, जो बॉडी ऑफ स्टर्नम में। यहाँ पे जो होती हैं 4 बोन्स होती हैं स्टर्नम की, 4 बोन हो गई आपके पास। अब टोटल नंबर ऑफ बोन, ठीक है। जिफाइड, जो ये जिफाइड प्रोसेस है, जो जिफाइड प्रोसेस है, ये बॉडी से कब यूनाइट नहीं, पहले ये तो ये देखिए, ये जो चारों बोन है ये आपस में कब जुड़ती हैं? ये जो चारों बोन है, फोर, जो ये 4 पीसेज हैं, ये आपस में कब जुड़ती हैं? इनका कब ये यूनाइट होती हैं एक दूसरे से? 15 टू 25 ईयर्स की एज में। 15 टू 25 ईयर्स की एज में जो ये चारों पीसेज हैं अलग अलग, ये चारों यूनाइट होके एक सिंगल बोन बना लेती है। ठीक है, अब जो जिफाइड प्रोसेस है ये वाला, ये बॉडी से कब यूनाइट होता है, कब जुड़ता है? 60. 40 ईयर्स पे, ठीक, 40 ईयर्स पे। एंड लास्ट जो मेनुब्रियम है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम से कब जुड़ता है? 60. अराउंड 60 ईयर्स, हाँ, अराउंड 60 ईयर्स पे, हाँ, 60 साल पे। बस एक एक लाइन के ये क्वेश्चन है, अगर ये जहन में याद है तो फिर ठीक, इसके अलावा कुछ इससे पूछना भी नहीं है। 4 बोन्स होती हैं, ठीक है, चारों कब यूनाइट हो रही है? 15 से 25 साल में। जो जिफाइड प्रोसेस है वो बॉडी से कब यूनाइट हो रहा है? 40 ईयर्स में। और जो मेनुब्रियम है वो बॉडी से कब यूनाइट हो रही है? ओल्डर एज ग्रुप में। कहीं कहीं 55 से 60 भी लिखा है, कहीं कहीं ये लिखा है कि अराउंड 60 ईयर्स। ठीक है, तो अराउंड 60 ईयर जो है ये एक दूसरे से जुड़ गई, यूनाइट हो गई। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहले मेल्स की बात करिए, जो अर्लीस्ट चेंज होता है प्यूबर्टी पे मेल्स में, वो क्या होता है?
अर्लीस्ट चेंज सीन एट प्यूबर्टी इन मेल्स, enlargement of testis. टेस्टिस ये अराउंड जो जिसको हम क्या कहते हैं गोनेडार्क कहते हैं, अराउंड 13 to 14 ईयर्स पे ये शुरू होता है, 13 से 14 साल पे, इसको हम कहते हैं गोनेडार्क। अब देखिए जो ये है ना, आपको ये वेरिएशन मिलेगा अगर आप दत्ता की गायनी हाउस पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1 ईयर अहेड है, मतलब 1 साल पहले से ही वहाँ पे हर चीज़ दी हुई है। अब ये क्योंकि हम फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, यहाँ या तो बालिक को पढ़ सकते हैं या स्केलेटन को पढ़ सकते हैं, तो उन बुक्स में कुछ इस तरीके से दिया है कि जो गोनेडार्क होता है अराउंड वो कमेंस कब होता है 13 to 14 ईयर की एज पे उनका कमेंसमेंट होता है। ठीक है, 13 to 14 ईयर्स पे इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस जो पहला साइन है प्यूबर्टी का मेल्स में। फीमेल्स में पहला साइन क्या है प्यूबर्टी का? थिलार्की है ना। ये कब होता है? अराउंड 10 to 12 ईयर्स ना, 10 से 12 सालों में थिलार्की जो है वो कमेंस होती है, यानी जो पहली प्यूबर्टल साइंस मिलती है वो 10 से 12 साल पे मिलती है। इसी के साथ साथ जो मिनार्की कब होती है? 13 अराउंड 13 ईयर्स मान के चलते हैं। यहाँ पे भी वेरिएशन आपको मिलेगा, लेकिन ये 13 साल पे मिनार्की या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो पाई जाती है जनरल कंडीशन में। तो ये दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे हमें देखनी थी, बाकी जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें वेरिएशन के साथ आप गोनेडार्क, प्यूबार्क, थेलार्क, मिनार्क जो भी है वो आप गायनिकोलॉजी में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ इसको पढ़ना भी नहीं है। जो जो एक दो चेंजेस और होते हैं सेकेंडरी चेंजेस जो ओल्डर ईयर्स में कुछ चेंजेस और होते हैं, लाइक जो बाल्डनेस या ग्रेइंग ऑफ हेयर है, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अब जो इतने ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं कि अराउंड 30 ईयर्स का मेल है वो भी पूरा बाल्ड आपको मिल जाएगा, वो भी पूरा बाल मिले। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा, और पहले ये होता था कि बाल अगर सफ़ेद होना